क्लास 4th एंड 5th। भाषा और व्याकरण। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जिसमें हम अपने मन के भाव और अपने विचारों को बोलकर सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं, तो वह भाषा होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाती है। तो इसे बताया गया है, पायल और आकाश ने पतंग वाले से पतंग देने के लिए कहा। पतंग वाले ने उन्हें पतंग का मूल्य बताया। पायल और आकाश ने पैसे दिए, पतंग वाले ने उन्हें पतंग दी। अमन और रिया बातचीत कर रहे थे। विमल होली पर निबंध लिख रहा था। पायल और आकाश ने बोलकर अपनी बात कही। पतंग वाले ने उनकी बात सुनकर उन्हें पतंग दी। मतलब कि ऊपर बताए गए सभी कार्य बोलकर, सुनकर और लिखकर भाषा के द्वारा ही हुए हैं। मतलब कि कुछ भी कार्य में हमारे मन के भाव में उसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, सामने वाला उसे सुनता है। और बहुत सी भाषा, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है तो हम उसे लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं। तो यह भाषा के ही प्रारूप होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है और सामने वाला भी उसकी बात को अच्छे से समझता है, तो क्या है, वह भाषा है। वह भाषा के द्वारा दूसरे के भाव विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ये हम सभी जानते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। भारतीय भाषाएं, भारत एक विशाल बहुभाषा भाषी देश है। मतलब कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, बंगला, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, सिंधी आदि। तो ये सभी भाषाएं हैं। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की? 14 सितंबर सन 1949 को। भाषा के भेद जानेंगे। मानव जगत अपने विचारों और भावों को दो प्रकार से प्रस्तुत करता है, बोलकर और लिखकर। मतलब कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो सबसे पहले मौखिक भाषा, मौखिक जिसे उच्चरित भाषा कहते हैं, मौखिक या उच्चरित। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं, मतलब कि जो विचार मुख से बोलकर प्रकट किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है, जब मौखिक भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित रूप होता है। भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप, जिसे अन्य व्यक्ति पढ़ता है और आपकी भाषा को समझता है। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। आप भाषा के दोनों रूपों में क्या अंतर है? भाषा का रूप जो मौखिक रूप है वह होता है परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। परिवर्तनशील मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो अपनी जो बात है उसे पलटकर कुछ और कहना चाहता है या कुछ और कहने की कोशिश करता है। जो कहना चाहता है वह व्यक्ति वह बात नहीं कहकर कुछ और आपसे कहता है। मतलब कि भाषा का रूप परिवर्तनशील होता है और लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है, जिसे आप कभी भी पढ़कर समझ सकते हैं। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। भारत के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व के अधिकांश कार्य इसी के द्वारा
संपन्न होते हैं, मतलब कि लिखित रूप में विश्व के जो अधिकांश कार्य लिखित रूप में संपन्न होते हैं। भाषा के लिखित रूप का महत्व पढ़ेंगे। भाषा का लिखित रूप प्रभाव स्पष्ट होता है, इससे अनेक लाभ हुए हैं जो निरंतर पाए जाते हैं। जैसे कि भाषा के लिखित रूप के कारण हमारा प्राचीन साहित्य जो ज्ञान का अनुपम भंडार है सुरक्षित है। अगर मौखिक होता तो आपको वो सारी बातें नहीं पता चलती जो प्राचीन काल से अभी तक हमें पता चलती आई है, लेकिन भाषा का जो लिखित रूप होता है वह प्राचीन साहित्य के रूप में ज्ञान के भंडार के रूप में हमारे पास रहता है। विश्व के महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं, मतलब कि हमारे विश्व के अधिकांश जो कार्य होते हैं वह लिखित रूप में होते हैं। लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है तथा अतः भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा परिवार भाषा को निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है, जैसे कि मातृभाषा। सबसे पहला है मातृभाषा। जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिजनों को जिस भाषा या बोली में बातें करते पाता है उसी को वह स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही, मतलब कि कहते ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने उसे जैसा भी परिवेश मिलता है अपने माता पिता के साथ, अपने परिजनों के साथ रहता है। उनके परिजन जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, तमिल हो, मलयालम हो, जो भी भाषा बोलता है वह बच्चा वही सीखता है और उसी का अनुसरण करता है। इस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। अतः हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से हिंदी भाषा के परिवेश में लेकर हिंदी भाषा सीख लेता है। अगर वह जन्म से ही अपने माता पिता, अपने परिजन के संपर्क में रहकर अगर हिंदी, उनके माता पिता, उनके परिजन अगर हिंदी भाषा बोलते हैं तो वह बच्चा भी वही सीखता है। प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, मतलब प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मध्य प्रदेश में हिंदी, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रादेशिक भाषा। मतलब कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व मध्य प्रदेश में हिंदी तथा गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगला तथा केरल में मलयालम बोली जाती है। मतलब कि हर देश की अपनी एक भाषा होती है, वे वहां की प्रादेशिक भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर, मतलब कि कोई भाषा मतलब किसी राष्ट्र में अगर राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, समझी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। मतलब राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। अब बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप स्थानीय होता है। जो छोटा क्षेत्र होता है वहां पर जो बोली जाने वाली भाषा का क्षेत्र, भाषा जो होती है उसका प्रारूप स्थानीय होता है, उसे बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। मतलब किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, तो वहां पर व्यक्ति अगर मौखिक रूप से क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली अगर मौखिक रूप से अगर व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, पर वह अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में अवधी, मैथिली, बुंदेली और भोजपुरी आदि। लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि शब्द का अर्थ है लिपना। लिपना मतलब कि
तथा अथवा लिखना। तो सही शब्दों में लिपि का अर्थ होता है चित्रित करना अथवा लिखना। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग या तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मतलब जब भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित करते हैं तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, तो अंग्रेजी भाषा की रोमन होती है और पंजाबी की गुरुमुखी। वैसे ही उर्दू की अरबी फारसी होती है। अब हमें लिपियों का मतलब कि इन लिपियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। केवल सार्थक ध्वनि समूहों के द्वारा ही भाव अभिव्यक्त नहीं होते, क्योंकि समूह द्वारा मतलब आप अगर अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं या समूह में बातचीत करते हैं तो इससे आपके भाव पूरी तरह प्रकट नहीं होते। ध्वनियों का समूह व्याकरण के अंतर्गत नियमबद्ध होकर ही स्पष्ट तथा शुद्ध भाव देता है। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। जैसे कि बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना आवश्यक है। मतलब भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वही व्याकरण होता है। तो बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। भाषा का रूप भी स्थिर न रह सकेगा। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना और लिखना तथा समझना सिखाता है। मतलब कि जो आप भाषा बोलते हैं उसमें पूर्णतः शुद्धता नहीं होती है, तो जो व्याकरण जो होता है वह भाषा को सही रूप से सही तरीके से बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। राम पढ़ती है, तो यह वाक्य क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। राम पढ़ती है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप क्रिया पढ़ता है, तो राम क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। उसके अलावा पढ़ती है या पढ़ता है तो वह क्या होगा? क्रिया, मतलब कि क्या कार्य कर रहा है? यह वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, तो जो कार्य से संबंधित होती है वही क्रिया कहलाती है। तो पढ़ती है, तो ये क्या हुई? हमारी क्रिया हुई है। प्रयुक्त नहीं हुई। यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग न होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राम पढ़ती है, जबकि राम पुल्लिंग है और पढ़ती है यह क्या है? यहाँ अशुद्ध वाक्य है। तो इसे हम शुद्ध किस प्रकार करेंगे? राम पढ़ता है। वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है, उसी के अनुरूप क्रिया प्रयुक्त हुई है। जैसे कि बताया गया राम पुल्लिंग इसमें, तो पढ़ता है, तो पुल्लिंग के अनुरूप ही हमने क्रिया का चयन किया है। भाषा संबंधी नियम व्याकरण के विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, राम पढ़ती है और उसका शुद्ध रूप क्या हमने बनाया? राम पढ़ता है। तो व्याकरण के भाग, व्याकरण के कितने भाग होते हैं या कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 3 भाग या 3 भेद होते हैं। जैसे सबसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत भाषा की मूल इकाई क्या कहा गया? व्याकरण के इस भाग मतलब वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत वर्ण का अध्ययन किया गया है। वर्ण विचार मतलब कि इसमें वर्ण का अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों के भेद व प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है शब्द विचार। वर्णों की सहायता से शब्दों की रचना की जाती है। जो वर्ण होते हैं, आप जानते हैं कि जो भी वर्ण हम पढ़ते हैं, वर्ण चाहे अ, आ, ई से क, ख, ग से ज्ञ तक हो, तो वर्णों से ही क्या बनते हैं? शब्द जब बनते हैं। तो वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो उन्हें
शब्द बनते हैं। तो वर्णों की सहायता से शब्दों की रचना होती है। इस अंक के अंतर्गत हम शब्द रचना, शब्द भेद, उनकी उत्पत्ति, रूपांतरण आदि पर विचार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाक्य विचार। थर्ड पॉइंट है वाक्य विचार। शब्दों में वाक्य को बनाया जाता है। मतलब कि पहले हमने बनाना सीखा था वर्णों को, वर्ण के बाद फिर हमने क्या किया, शब्दों की रचना की। तो वर्णों को जोड़कर ही शब्दों को बनाया